हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोडर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेटस बुक का चैप्टर 10 जिसका नेम है रिकर्जन। तो एजेंडा देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम सबसे पहले रिकर्जन को समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, रिकर्जन क्या होता है, इसको जो सिंटैक्स है वो क्या क्या होता है, किस तरह से हम रिकर्सिव प्रोग्राम्स को लिखते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, एडवांटेजेस समझेंगे रिकर्जन के, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे वो भी हम देखेंगे और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। एंड एट लास्ट आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो आपको रिकर्सिव टेक्निक का यूज करके लिखने होंगे। रिकर्जन का यूज करके आपको उन प्रोग्राम्स को लिखना होगा, क्योंकि रिकर्जन को समझने से पहले एक प्री रिक्विजिट होगी। चलिए पहले हम कोड को देखते हैं कि बैलेंस योर थॉट्स एंड एक्शंस। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स को और एक्शंस को बैलेंस करें। अगर आप केवल सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, देन दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो एक्शंस लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए अब चैप्टर को समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नॉन एज अ रिकर्सिव फंक्शन। इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, फंक्शन, कॉल्स इटसेल्फ एंड इज कॉल्ड एज ए रिकर्सिव फंक्शन। तो अगर आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा है तो आपके लिए रिकर्जन को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये फंक्शंस जो चैप्टर है वो इसकी प्री रिक्विजिट है। आपको आना ही चाहिए फंक्शन को का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप रिकर्जन को समझ सकते हैं। अगर आप बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाइप बना देते हैं लोग कि रिकर्जन बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिकर्जन काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपकी जो प्रोग्रामिंग जर्नी काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि रिकर्जन अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए जो प्रोग्रामिंग के अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, हाई लेवल कॉन्सेप्ट जैसे कि बाइनरी ट्रीज हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग डीपी, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे डीपी के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो गया, तो इन सबको समझने के लिए हमें रिकर्जन का आना बहुत ज़रूरी है, और रिकर्जन को समझने के लिए हमें फंक्शन का आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस डेफिनेशन को देखें, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो फंक्शन खुद को कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन आपको पता है, तो इसका मतलब रिकर्सिव क्या है कि एक फंक्शन का ही प्रकार है, टाइप है, कि रिकर्सिव फंक्शन या फंक्शन का ही एक टाइप है। अब कौन क्या मतलब इसमें क्या अलग बात है इस रिकर्सिव फंक्शन में, कि वो फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। अब कॉल्स इटसेल्फ आपने देखा, तो अगर आपने फंक्शन पढ़ा था तो आपको पता होगा कि फंक्शन में क्या होता है। फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये तीन कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे। तो आपको पता होगा कि फंक्शन कॉल क्या होता है, कि जब हमने मान लीजिए हमने कोई फंक्शन को डिफाइन किया, कि डिफाइन करने का मतलब हमने उसमें इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि ये फंक्शन का ये टास्क है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे और ये होगा। लेकिन उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि उस फंक्शन को हम कॉल करें। ठीक है ना। तो कोई भी हम मेनली हम मेन फंक्शन से फंक्शंस को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं से भी हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फंक्शन है वो खुद को ही कॉल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और इस टेक्निक को, कि जो फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, इस ये जो टेक्निक है कि खुद को ही कॉल करना, इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिकर्जन। चलिए इसको और आसान शब्दों में समझते हैं कि अ रिकर्सिव फंक्शन इज ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। ये तो हमें पता चल गया कि फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्मॉलर इनपुट, कि फंक्शन खुद को कॉल तो कर रहा है लेकिन स्मॉलर इनपुट के साथ कॉल कर रहा है। जो इनपुट साइज है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि until it reaches a बेस केस। यहाँ पे एक जो बेस केस टर्म है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि किसी फंक्शन ने खुद को कॉल किया है ना, तो ये तो कंटिन्यू चलते रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक तरीके से इनफाइनाइट कंडीशन हो जाएगी, इनफाइनाइट लूप की तरह हो जाएगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो प्रोग्राम कभी एंड ही नहीं होगा, फिर हमें सेगमेंटेशन एरर कुछ मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हमको फंक्शन को कॉल तो करना है, लेकिन हमें बेस केस लिखना भी बहुत जरूरी है। बेस केस का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे पहुंच के ये क्या करेगा, उस रिजल्ट को रिटर्न करेगा। जो भी प्रोग्राम का टास्क था कि अगर उसको सम रिटर्न करना है, फैक्टोरियल रिटर्न करना है, फिबोनाची सीरीज रिटर्न करना है, जो भी फंक्शन का टास्क है वो उस रिजल्ट को रिटर्न करेगा। कहाँ पे, बेस केस पे। तो रिकर्सिव फंक्शन में
ये जो बेस केस लिखना होता है ये बहुत जरूरी होता है कि बेस केस से ही फंक्शन अपने रिजल्ट को रिटर्न करेगा। चलिए इसको समझते हैं, आगे आप देखते रहेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बेस केस हम कैसे लिखेंगे, रिकर्सिव कॉल कैसे लिखेंगे। सो देयर आर टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एनी रिकर्सिव फंक्शन। किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के दो बहुत ही आवश्यक पार्ट्स होते हैं, वो क्या है, रिकर्जन कॉल एंड बेस कंडीशन। रिकर्जन कॉल और बेस कंडीशन ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, रिकर्जन कॉल एंड बेस कंडीशन। चलिए देखते हैं रिकर्जन केस क्या होता है। कि द रिकर्जन केस रिफर्स टू द रिकर्सिव कॉल। जो रिकर्जन केस होता है वो किसको रेफर करता है, रिकर्सिव कॉल को, जो कि रिकर्सिव फंक्शन के अंदर होती है। रिकर्सिव फंक्शन क्या है, जो फंक्शन खुद को कॉल करे, तो उस फंक्शन के अंदर एक रिकर्सिव कॉल होगी, लेकिन पता है आपको कैसी होगी वो, उस इनपुट साइज को रिड्यूस करके, थोड़ा सा स्मॉल इनपुट करके, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे रिकर्सिव केस, रिकर्जन केस। सो इट डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ रिकर्जन विल अकर। ये डिसाइड करता है कि रिकर्जन किस प्रकार का होगा, और प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होगी विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं बेस कंडीशन की। तो जो बेस कंडीशन होती है वो स्पेसिफाई करती है कि व्हेन द रिकर्जन इज गोइंग टू टर्मिनेट, कि जो रिकर्जन है वो कब टर्मिनेट होगा, क्योंकि अगर हम बेस कंडीशन नहीं लिखेंगे तो ये तो एंडलेस हो जाएगा, प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं होगा। सो इट इज द कंडीशन। बेस कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है जो डिटरमाइन करती है एग्जिट पॉइंट ऑफ द रिकर्जन, के रिकर्जन के एग्जिट पॉइंट को डिटरमाइन करती है, उसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन। So we have to be careful while defining the base condition। हमें बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा जब हम बेस कंडीशन को लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हमने इनकरेक्ट बेस कंडीशन लिख दी या इनकम्प्लीट बेस कंडीशन लिख दी, तो जो रिकर्जन है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक रन होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक, और हमें जो करेक्ट आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। सो बेस कंडीशन हमें लिखते समय काफी केयरफुल होना है, सही कंडीशन लिखनी है, कंप्लीट कंडीशन लिखनी है बेस कंडीशन। अब इसके सिंटैक्स को समझते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कोई भी फंक्शन खुद को कॉल करता है, अगर हम देखो ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, प्रोग्राम हमारा कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने देखा कि एक जो रिकर्स फंक्शन है, रिकर्स, ये कॉल हो रहा है। ये आपको पता है, फंक्शन कॉल आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भाई ये रिकर्स नाम का एक फंक्शन है जो कॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जब फंक्शन को कॉल किया है तो हमें पता है कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं हमने प्रोग्राम में डिफाइन किया हुआ, ठीक है। डिफाइन कहाँ पे किया है हमने, यहाँ पे किया है। ये जो है, ये जो ब्लॉक है, ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है भाई। इस फंक्शन डेफिनेशन में हम देखें तो हमने रिकर्स फंक्शन लिखा है, लेकिन ये क्या, ये जो फंक्शन ये तो खुद को ही कॉल कर रहा है, तो खुद को ही कॉल कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये एक रिकर्सिव फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है वो खुद को ही कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन है। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये मेन फंक्शन है, और ये कॉल किसको कर रहा है, रिकर्स फंक्शन को। ये हो सकता है और भी फंक्शन को कॉल करे, लेकिन इसको हम रिकर्सिव फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है और ये दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फंक्शन है वो खुद को ही कॉल कर रहा है, तो इसीलिए ये रिकर्सिव फंक्शन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखा कितना इजी था कि फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, बस वो रिकर्जन हो गया, रिकर्सिव फंक्शन हो गया। इस प्रोसेस को हमने रिकर्सिव फंक्शन बोला, इस प्रोसेस को हमने रिकर्जन बोला, ठीक है। तो अब लेकिन अगर इस तरह से हम प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पे हमने कोई बेस कंडीशन नहीं लिखी, रिकर्जन कॉल ये सब, तो ये तो एक इनफाइनाइट तरीके से रन होता रहेगा। तो इसलिए बेस कंडीशन वगैरह भी लिखना जरूरी है, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मान लो एक कोई फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन हमने यहाँ लिखा, और उसके अंदर हमें बेस केस या बेस कंडीशन, जो भी आप कॉल करना चाहें इसको बोल सकते हैं, बेस केस लिखना बहुत जरूरी है। और रिकर्सिव फंक्शन को जो हमने कॉल किया रहा है, इसको देखो, ये जो फंक्शन है खुद को ही कॉल कर रहा है, इसलिए ये रिकर्सिव फंक्शन हो गया। और यहाँ पे हमने बेस केस भी लिखा है पहले, कि वो कंडीशन को चेक करेगा कि हाँ भाई अगर कंडीशन मैट होगी तो वो उसको बाहर भी आना है, जिससे कि ये इनफाइनाइट लूप ना बन जाए। तो अब यहाँ पे मेन फंक्शन है और मेन के अंदर रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि जो रिकर्सिव फंक्शन है वो क्या होता है, कि जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। देखो रिकर्सिव फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, और लेकिन बेस केस लिखना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, बेस कंडीशन लिखना बहुत ही जरूरी है। चलो इसको अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वो तो सिंटैक्स हो गया, आपको समझना है। यहाँ पे एक जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो प्रोग्राम है फैक्टोरियल को फाइंड करने का। फैक्टोरियल तो आप समझते हैं, आपने 11th 12th में मैथ्स पढ़ा है तो ये आपको पता होगा। चलिए
तो हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करी, ओके फाइन, और ये हमारा मेन फंक्शन है। ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। किसकी फंक्शन डेफिनेशन है? फैक्टोरियल की, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा कहाँ से एग्जीक्यूट होगा? मेन फंक्शन से, हमें पता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि मेन फंक्शन हमने लिखा, उसके अंदर हमने एक वैल्यू इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल बनाया नम, और जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 5, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि प्रिंट कर रहे हैं हम द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, जो भी आंसर होगा वो, और इसीलिए देखो नम हमने लिखा है। नम का मतलब क्या है? ये कि फैक्टोरियल किसका फाइंड कर रहे हैं? नम का। नम के अंदर क्या है? 5, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर से हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है, लेकिन हम यहाँ क्या प्रिंट करना चाहें? किसकी वैल्यू? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो हम फैक्टोरियल नम की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब फैक्टोरियल नम की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे अगर देखें आप, तो ये इस प्रिंटफ के अंदर ही ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। तो ये किस फंक्शन को कॉल कर रहा है? फैक्टोरियल नम को, ओके। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगा तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे भाई। यहाँ पे पहुंचने के बाद अब क्या होगा कि फैक्टोरियल के अंदर हम गए, हमने देखा अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर दो 1, लेकिन n की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है ना। 5 है, तो ये कंडीशन तो गलत होगी, अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो क्या एग्जीक्यूट होगा? ये वाला स्टेटमेंट। और ये क्या होगा? देखो ये होगी हमारी बेस कंडीशन। ये क्या होगी? हमारी बेस कंडीशन। और अगर बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये क्या होगा? हमारा रिकर्जन कॉल, ठीक है, रिकर्जन केस। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या पास हुई है? 5, राइट। क्योंकि फैक्टोरियल नम की वैल्यू क्या है? 5। नम यहाँ पे पास हुआ तो n के अंदर क्या आ गया? 5। अब 5 जब पास हुआ तो यहाँ पे n क्या होगा? 5 इंटू, और ये n-1, तो ये क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे तो 5 हो गया, और ये जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 4, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? ये खुद एक फंक्शन हमने क्या देखा कि रिकर्जिव फंक्शन क्या होता है? खुद को कॉल करता है। तो ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल n-1, लेकिन यहाँ पे n है, यहाँ n-1। देखो यहाँ फैक्टोरियल 5 जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5, मतलब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है? 5, लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी? 4। तो स्मॉलर इनपुट के साथ कॉल कर रहा है। इसका मतलब फिर से ये यहाँ पे आएगा, फिर देखेगा, अभी 4 के साथ आया, 4 के साथ इसने देखा कि n की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो फिर से, तो अब यहाँ पे 4 होके 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये वापस जाएगा। तो ये चलती रहेगी कॉल। 3 के बाद ये चेक करेगा, नहीं, तो ठीक है 3 इंटू 2 हो जाएगा ये। 2 के बाद फिर चेक करेगा 2 क्या सही हो रहा है आंसर, मतलब 2 0 है, नहीं है, तो फिर ये फिर से यहाँ पे आएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा। तो क्या n की वैल्यू 1 0 है, मतलब n की वैल्यू तो 1 है, नहीं, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स, फिर यहाँ आएगा, तो 1 इंटू 0, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा। तो अब ये चेक करेगा कि n की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0। तो जैसे ही 0 हुई ये बंद कर देगा। तो अब उसकी जो वैल्यूज हैं, ये जितने भी फंक्शन कॉल हो रही हैं, ये मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होंगी हर फंक्शन कॉल की। आपको पता है स्टैक में हर फंक्शन कॉल को वैल्यू जो होती है वो स्पेस मिलता है, हर फंक्शन कॉल को मेमोरी में जगह मिलती है। तो अब यहाँ से फिर क्या करेगा? ये रिटर्न करना शुरू करेगा। जैसे 0 हुआ तो इसने वैल्यू रिटर्न करी 1, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज को रिटर्न करते जाएगा, और हमारा जो आंसर है 5 का फैक्टोरियल वो उसका आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है ना। सो अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि रिकर्जन कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कोड। जो रिकर्जन है वो कोड की लेंथ को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था इसको हम लूप्स के हेल्प से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, राइट। कि कोई भी जो प्रोग्राम है जो लूप्स की मदद से हो सकता है, मतलब वो हर प्रोग्राम जो हम रिकर्जन की मदद से, जो भी प्रोग्राम रिकर्जन मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं वो हम लूप्स की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोग्राम हम लूप से लिख रहे हैं वो रिकर्जन से भी हो सके, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। लूप से होने वाला हर प्रोग्राम रिकर्जन से नहीं होगा, लेकिन रिकर्जन मेथड का यूज करने से जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सारे लूप से हो सकते हैं। बस हम रिकर्जन का यूज इसलिए करते हैं कुछ प्रोग्राम्स कि वहाँ पे कोड रिड्यूस हो जाता है, वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब टास्क में खुद के ही
इनपुट को रिड्यूस करके सब टास्क में डिवाइड की जा सकती हैं। तो हम कह सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर वाली जो टेक्निक अगर फॉलो हो रही है तो वहाँ हम लूप रिकर्जन का यूज कर सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स आर इजीली सॉल्व बाय यूजिंग रिकर्जन, जैसे कि टावर ऑफ हनोई एंड ट्री ट्रेवर्सल्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रोग्रामिंग की। और जो डेटा स्ट्रक्चर हो गए जैसे कि लिंक्ड लिस्ट, ट्री जैसे ये रिकर्जिव होते हैं नेचर में। सो रिकर्जिव मेथड्स इजी होते हैं इन डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब जैसे कि आपने देखा था उस फंक्शन में कि बहुत सारी कॉल्स हमने करी, कि पहले 4 के साथ फैक्टोरियल ने कॉल करा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, देख रहे हो। तो कई सारी फंक्शन कॉल्स को जो मेमोरी स्टैक है उसमें जगह मिल रही है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे फंक्शन कॉल के ओवरहेड की वजह से जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और जो रिकर्जन फंक्शंस हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं। आप सोचो हर फंक्शन कॉल को अगर मेमोरी में जगह मिल रही है तो इससे क्या हो रहा है, मेमोरी में वो ज़्यादा जगह घेर रहा है, राइट। तो रिकर्जन फंक्शन हमेशा ज़्यादा स्पेस लेते हैं इन दी फंक्शन कॉल स्टैक ड्यू टू सेपरेट स्टैक फ्रेम्स, क्योंकि पहले 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, इस तरह से। तो नोट्स देखते हैं, जो फंक्शन खुद को कॉल करता है उसको रिकर्जिव फंक्शन बोलते हैं और इस टेक्निक को हम रिकर्जन बोलते हैं। बहुत ही ज़रूरी है कि हम बेस केस लिखें जिससे कि रिकर्जिव कॉल है उसको टर्मिनेट किया जा सके। एक्सरसाइज देखते हैं, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे, उनका रिकर्जिव फंक्शन का यूज करके आपको जीसीडी फाइंड करना है और आपको रिकर्जिव फंक्शन का यूज करके फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है एंड देन सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको फाइंड करना है यूजिंग रिकर्जन। ओके, अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।